जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भैया पढ़ते हैं 15 और 16 मई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मई 2023 में पोलियो वायरस के कारण अपनी पहली मौत की सूचना दी है। तो भैया पहली मौत की सूचना 2023 में किस देश ने दी है? तो भैया अफ़गानिस्तान देश ने दी है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मई 2023 में पोलियो वायरस के कारण पहली मौत की सूचना अफ़गानिस्तान ने दी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान में 2023 में नागरहार में पोलियो वायरस के कारण अपनी पहली मौत की सूचना दी है। अफ़गानिस्तान में 2023 में पोलियो के कारण पहली मौत की सूचना मिली है। नागरहार प्रांत में कोट और बाटीकोट जिलों में पोलियो से 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें पोलियो से संक्रमित बच्चों में से एक की मौत हो गई है। मरने वाले बच्चे की उम्र 4 साल की थी। मरने वाले बच्चे के परिवारजनों का कहना है कि उनके बच्चे में गर्दन के नीचे से लकवा मार गया था और गंभीर दस्त के कारण उसकी मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेस्टिवल मोनलम चेनमो खबरों में रहा है। हाल ही में चर्चा में फेस्टिवल रहा है मोनलम चेनमो। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो भैया मोनलम चेनमो ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, मोनलम चेनमो के बारे में। विश्व शांति और सुखी के लिए बौद्ध भिक्षुओं व नैनों द्वारा सामूहिक प्रार्थना शिविर वैश्विक 5 दिवसीय महान प्रार्थना महोत्सव लद्दाख मोनलम चेनमो लेह लद्दाख में शुरू हो गया है। कोविड के कारण 3 साल तक बंद रहने के कारण इस साल वार्षिक समूह प्रार्थना फिर से शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑल लद्दाख गोनपो एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। मोनलम चेनमो लद्दाख के संघ समुदाय की एक प्रमुख वार्षिक प्रार्थना है जो एक मंच पर एकत्रित होती है। वार्षिक 5 दिवसीय महान प्रार्थना महोत्सव लद्दाख मोनलम चेनमो विश्व शांति और सुरक्षित के लिए बौद्ध भिक्षुओं व ननों द्वारा सामूहिक प्रार्थना शिविर लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भी 5 दिवसीय शिविर संघ के लिए सेवा के दौरान चिकित्सा शिविर लगाने के लिए आयोजकों के साथ हाथ मिलाया है। यह महोत्सव तिब्बत चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने में 21वें से 25वें दिन आता है और यह 1991 से आयोजित होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की मंजूरी दी है। इसमें कितने आइटम हैं? तो भैया इसमें आइटम है 928 इसमें आइटम 928 हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है, जिसमें 928 आइटम हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन प्रतिस्थापना इकाइयों, उप प्रणालियों, पुर्जों और घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची मंजूरी दी है। सूची को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। सूची में 928 आइटम शामिल हैं। सूची में आयात प्रतिस्थापन मूल्य 715 करोड़ है। सूची का उद्देश्य रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अगले निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया मई 2023 में अभी हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगले निर्देशक के रूप में प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। हमारा डी ऑप्शन ये करेक्ट है। आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद को 2 साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अगले निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सूद वर्तमान में कर्नाटक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह मौजूदा सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्रवीण कुमार सूद किसका स्थान लेंगे? तो भैया ये स्थान लेंगे सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे। आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद सीबीआई के अगले निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स किस स्थान पर शुरू हुई हैं? तो भैया ये मुंबई में शुरू हुई, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में शुरू हुई। 100 से अधिक प्रतिनिधि G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व बैंक और विश्व ऊर्जा परिषद भारत के 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर विचार विमर्श करेंगे। यह बैठक 15 से 17 मई 2023 में मुंबई में आयोजित की गई थी। इसमें भी इस बैठक में 6 बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैठक 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पहला है भैया प्रौद्योगिकी अंतराल में संबोधित करते हुए ऊर्जा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेगी। और नेक्स्ट है ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत पर वित्त पोषण के लिए। और तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला के लिए। और ये चौथा है ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक काम, कार्बन संक्रमण और जिम्मेदार खपत के लिए भी है। और पांचवा है भविष्य के लिए ईंधन के लिए भी। और छठा है भैया स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक पहुंच और उचित, किफ़ायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन मार्ग पर। इन 6 बातों पर बैठक का मुख्य मुद्दा था जिस पे ध्यान केंद्रित किया। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो भैया इस बैठक की अध्यक्षता की है केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमार द्वारा की गई है। G20 की अध्यक्षता की बैठक इस बार किसके द्वारा की गई थी? तो सचिव श्री आलोक कुमार द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई थी। इस बैठक में वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह पे बैठक उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू हुई। बैठक किस पर जोर दे रही? तो भैया बैठक का विषय है संस्कृत सभी को जोड़ती है। ये भैया भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो बैठक शुरू हुई है उसमें G20 अध्यक्षता की बैठक का ये भैया विषय है संस्कृत सभी को जोड़ती है। इस विषय के बारे में जान लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह की बैठक, यह बैठक 14 से 17 मई 2023 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित की गई थी। बैठक विविध संस्कृतियों और समुदायों पर विचार, शांति सह अस्तित्व पर आधारित बहुपक्षवाद में भारत में अटूट विश्वास को उजागर करने के लिए एक अभियान मोड संस्कृत सभी को एकजुट करती है पर जोर दिया गया। संस्कृत सभी को एकजुट करती पर जोर दिया गया। बैठक में G20 सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक का मुख्य विषय था संस्कृत सभी को जोड़ती है। ये भैया 14 और 17 मई को जो भुवनेश्वर में उड़ीसा में बैठक हुई थी उसका भी यह विषय ये था संस्कृत सभी को जोड़ती है, विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में G20 देशों के बीच संस्कृत सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद की गई थी। इस बैठक में बहुपक्षवाद, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्टि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किसने GST रिटर्न के लिए ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल शुरू किया है? तो भैया किसने शुरू किया है ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो CBIC के द्वारा भी यह शुरू किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने GST रिटर्न के लिए ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल शुरू किया है। किसके द्वारा भी यह शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है यह मॉड्यूल्स अधिकारियों को सिस्टम द्वारा पहचाने गए डेटा एनालिटिक्स जोखिमों को आधार में चुने गए केंद्र शासित प्रदेश प्रसारित करदाताओं के GST रिटर्न की जांच करने में सक्षम करेगा। मॉड्यूल्स कर अधिकारी
को रिटर्न के साथ विसंगतियों को दिखाता है और कर कार्यालय में विसंगतियों के संचार के लिए जीएसटीएन कॉमन पोर्टल के माध्यम से करदाताओं के साथ बातचीत करने के एक तरीका प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा यह ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल्स में कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2019-20 में जीएसटी रिटर्न की जांच के साथ शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया लिंडा याकरिनो को ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। एलन मस्क ने पुष्टि की है कि लिंडा याकरिनो को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मुख्य रूप से बिजनेस ऑपरेशंस पर फोकस करेंगी, जबकि एलन मस्क प्रोडक्ट्स डिजाइनर और नई टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। याकरिनो 20 से अधिक वर्षों के लिए एनबीसी यूनिवर्सल के साथ रहा है और विभिन्न प्रकार के नेतृत्व पदों पर रहे हैं। वर्तमान में वह एनबीसी यूनिवर्सल के सभी वैश्विक विज्ञापन व साझेदारी व्यापारों के साथ जिम्मेदार हैं। मास्क ने आगे खुलासा किया है कि याकरिनो मुख्य रूप से व्यापारिक संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि मास्क उत्पाद डिजाइनर व नई तकनीकी पर आधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। याकरिनो आधिकारिक तौर पर 6 सप्ताह के समय के लिए ट्विटर सीईओ के रूप में शामिल हो जाएंगे। मास्क ने पहले पुष्टि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में मई 2023 में नागरिक विमानन महानिर्देशालय ने दिल्ली मुंबई उड़ान पर सुरक्षा उल्लंघन के लिए किस एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है? तो नागरिक विमानन महानिदेशालय ने दिल्ली मुंबई उड़ान पर मुख्य सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया एयरलाइंस पर 30 लाख का भी जुर्माना लगाया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों को कॉकपिट में जाने की अनुमति देने पर डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पायलट ने डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन करते हुए उड़ान के दौरान एक दोस्त को कॉकपिट में जाने दिया। दुबई दिल्ली फ्लाइट ऑपरेट करने वाले पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सहज पायलट का उल्लंघन को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं करने के लिए चेतावनी दी गई है। एयर इंडिया के सीईओ को चालक दल के एक सदस्य से शिकायत मिली, लेकिन संगठन ने तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की, जिसके कारण डीजीसीए को शामिल होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में मई 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 728 रेलवे स्टेशनों को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स के तहत कवर किया गया है। इस किस वर्ष को लॉन्च किया गया था? ये भैया किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? मार्च 2022 में भैया लॉन्च किया गया था। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स के तहत राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 728 रेलवे स्टेशनों को कवर किया गया है। भारतीय रेलवे ने ओएसओपी योजना में 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 आउटलेट के साथ 728 स्टेशन शामिल हैं। पिछले साल मार्च 2022 में शुरू की गई यह योजना वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देती है और स्थानीय उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान करती है। यह सीमांत वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करता है और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करता है। रेलवे स्टेशनों में ओएसओपी स्टॉलों को राष्ट्रीय डिजाइन संस्था के माध्यम से एकरूपता के लिए डिजाइन किया गया है। मार्च 2022 में इस योजना से 25,109 प्रत्यक्ष लाभार्थी लाभान्वित हुए थे। नेक्स्ट है भैया, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर एससीओ कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। एससीओ में शामिल होने वाले नया सदस्य कौन बना है? तो भैया एससीओ में नया शामिल होने वाला नया सदस्य ईरान बना है। हाल ही नरेंद्र सिंह तोमर ने एससीओ की
कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की अभी भी हाल ही में अध्यक्षता की है। एससीओ में शामिल होने वाला नया सदस्य देश ईरान बना हुआ है। हमारा भैया बी ऑप्शन इज करेक्ट है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक 12 मई 2023 में हुई थी। भारत सहित संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों में भारत की अध्यक्षता में स्मार्ट कृषि परियोजना को अपनाया गया। ईरान जल्द ही संघाई सहयोग संगठन में शामिल होगा। बैठक खाद्य सुरक्षा और पोषण में सहयोग बढ़ाने में केंद्रित थी। भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि सहित कृषि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। अब भी यह देख लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो रिपीटेड हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तर बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह ब्रुसेल्स शहर में आयोजित की गई। ट्विटर के नए सीईओ के भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लिंडा याकरिनो को नियुक्त किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, नासा ने एक नए भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ जिम्मेदारी की है? तो किस कंपनी के साथ में की है? IBM के साथ भैया की है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज के साथ लॉन्च किया गया है? तो INS मोरमुगाव के साथ में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट को देखते हैं भैया, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो नीदरलैंड भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है। तेलंगाना के इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश किया है? तो 500 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। और नेक्स्ट और भैया लास्ट है हमारा, किस राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो भैया 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का पुरस्कार हरियाणा ने भैया जीता है हमारा। तो भैया अब हमारे सारे फैक्ट कंप्लीट होंगे और सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।